एक ऐसा देश जो हर 10 साल में कर्ज के बोझ तले दब जाता है। एक ऐसा मुल्क जो परमाणु हथियार रखता है लेकिन अपने नागरिकों को आटा तक नहीं दे पाता। और एक ऐसा राष्ट्र जो दुनिया के मंच पर इस्लामी दुनिया की अगुवाई का सपना देखता है मगर असलियत में खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। पाकिस्तान आज फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के दरवाजे पर है। भीख नहीं, ये एक आदत बन चुकी है। बीते 65 वर्षों में पाकिस्तान ने IMF से कुल 23 बार कर्ज लिया है। हर बार शर्तें और भी कठोर होती हैं। हर बार देश और गरीब होता चला गया। क्या IMF को पाकिस्तान से कोई हमदर्दी है? क्या ये सिर्फ आर्थिक मदद है या इसके पीछे छुपा है कोई भू राजनीतिक खेल? और क्या ये सब कुछ सिर्फ पैसे का लेन देन है या इसमें दांव पर लगी है पूरी दुनिया की स्थिरता? पाकिस्तान कर्ज मांगता है, IMF देता है, मगर हर बार देश की आत्मा गिरवी रखी जाती है। सब्सिडी खत्म, टैक्स बढ़ाओ, खर्चों में कटौती करो। गरीब और गरीब होता चला गया। ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। ये एक ऐसे तंत्र की कहानी है जहां कर्ज एक जाल है और IMF एक ऐसा शिकारी जो कर्ज देकर भी आजादी छीन लेता है। भारत पल्स प्रस्तुत करता है IMF और पाकिस्तान। कर्ज का शातिर खेल दुनिया में जब भी कोई देश आर्थिक संकट में आता है, जब उसकी विदेशी मुद्रा खत्म हो जाती है, महंगाई बेकाबू हो जाती है और उसके पास वेतन देने तक के पैसे नहीं बचते, तो एक नाम सामने आता है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी। साल था 1944। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य के एक छोटे से शहर ब्रेटन वुड्स में 44 देशों के प्रतिनिधि जुटे। यहीं से जन्म हुआ IMF का। IMF का मुख्य उद्देश्य था दुनिया में आर्थिक स्थिरता लाना, डेवलपिंग देशों को समर्थन देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू बनाए रखना। IMF एक ऐसा संगठन है जिसमें लगभग 190 देश सदस्य हैं। हर देश अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार इस कोष में योगदान देता है और जब किसी सदस्य देश को जरूरत होती है तो वह इस कोष से कर्ज ले सकता है। IMF का कर्ज किसी तोहफे की तरह नहीं होता। इसके साथ आती हैं सख्त और अक्सर दर्दनाक शर्तें। शर्त संख्या 1, सब्सिडी हटाओ, गरीब की जेब पर सीधा असर। शर्त संख्या 2, टैक्स बढ़ाओ, महंगाई और कमाई की मार। शर्त संख्या 3, मुद्रा अवमूल्यन, रुपये की कीमत और भी गिरती है। शर्त संख्या 4, सरकारी खर्चों में कटौती, स्कूल, अस्पताल, रक्षा बजट तक प्रभावित। IMF कहता है हम देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं, मगर इतिहास कहता है IMF कर्ज के बाद देश और भी निर्भर हो जाते हैं। IMF पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वह अमेरिकी और यूरोपीय देशों की नीति का उपकरण है। इसके निर्णय अक्सर भू राजनीति से प्रेरित होते हैं, न कि जरूरत से। IMF सिर्फ एक वित्तीय संस्था नहीं है, ये एक रणनीतिक ताकत है जो कर्ज देकर देशों की नीतियों को बदल सकती है, सरकारें गिरा सकती हैं और संप्रभुता तक को चुनौती दे सकती है। साल था 1947। भारत का विभाजन हुआ और एक नया मुल्क बना, पाकिस्तान। धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, मगर अर्थव्यवस्था के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं मिला। भारत के पास औद्योगिक ढांचा था, बड़ी कंपनियां थीं, रेलवे, स्टील, ऊर्जा जैसे सेक्टर भारतीय हिस्से में आए। पाकिस्तान को सिर्फ सीमित कृषि जमीन, कमजोर बैंकिंग सिस्टम और न के बराबर उद्योग मिले। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का लगभग 80% हिस्सा कृषि पर निर्भर था, मगर उस कृषि में ना तो तकनीक थी, ना सिंचाई का मजबूत तंत्र। निर्यात का कोई ठोस ढांचा नहीं था, सिर्फ कपास और जूट जैसे सीमित उत्पाद। स्वतंत्रता के पहले 10 वर्षों में पाकिस्तान में 7 प्रधानमंत्रियों को हटाया गया। संविधान लागू होते होते 9 साल लग गए और फिर सत्ता में आ गई फौज। अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी थी, विदेशी मुद्रा खत्म हो रही थी। पाकिस्तान को अपनी मुद्रा स्थिर रखने के लिए डॉलर चाहिए थे और तब पहली बार पाकिस्तान ने IMF का दरवाजा खटखटाया। IMF ने पाकिस्तान को 2 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया, मगर इसके साथ शर्तें भी थीं। रुपये का अवमूल्यन, सरकारी खर्चों में कटौती और कर प्रणाली में सुधार। पहला IMF कर्ज सिर्फ एक अस्थायी राहत था। ना तो पाकिस्तान की आय बढ़ी, ना औद्योगिक विकास हुआ, बल्कि अब एक परंपरा शुरू हो चुकी थी। कर्ज लो, खर्च करो, फिर संकट में आओ और फिर IMF के पास वापस जाओ। IMF से कर्ज लेना अब पाकिस्तान की आर्थिक नीति का हिस्सा बन चुका था। यह पहला कदम था उस दलदल की ओर जिसमें आज पाकिस्तान कमर तक धंसा हुआ है। 1958 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस आत्मनिर्भरता के खात्मे की शुरुआत है जिसका सपना एक आज़ाद मुल्क ने देखा था। अब वो सपना
कर्ज के दस्तावेजों में खो चुका था। आईएमएफ से लिया गया पहला कर्ज 1958 में सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद जो शुरू हुआ वो एक आदत बन गई, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कर्ज बढ़ता गया मगर आत्मनिर्भरता गायब होती चली गई। आईएमएफ के लोगों के साथ स्क्रीन पर साल और कर्ज की संख्या उभरती है। 1958 पहला कर्ज, 1965 1968 1952 1968 से 1990 तक हर 3 से 4 साल में एक नया कर्ज, 1998 2001 2008 2019 2023। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने आईएमएफ से 23 बार कर्ज लिया है। पिछले लगभग 67 वर्षों में हर 3 साल में औसतन एक बार। कोई और देश इतनी बार आईएमएफ का दरवाजा नहीं खटखटाता। हर बार पाकिस्तान का संकट अलग होता था, मगर समाधान हमेशा एक ही संस्था देती थी, आईएमएफ। भारत पाक युद्ध के बाद विदेशी निवेश रुक गया। आईएमएफ से दोबारा कर्ज लेना पड़ा। पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए। आईएमएफ के पास फिर जाना पड़ा। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध रक्षा बजट बढ़ा, कर राजस्व गिरा। आईएमएफ से सबसे बड़ा पैकेज मांगा गया, डॉलर की भारी कीमत, मुद्रा का अवमूल्यन। आईएमएफ से 6 अरब डॉलर का कर्ज। विदेशी मुद्रा भंडार 2 सप्ताह के आयात लायक ही बचा था। महंगाई दर 35% से अधिक। आईएमएफ से फिर कड़ी शर्तों के साथ राहत। हर बार आईएमएफ कर्ज देता है मगर साथ लाता है दर्दनाक शर्तें। रुपये का अवमूल्यन, गैस पेट्रोल सब्सिडी खत्म, बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि, टैक्स सुधार जो आम आदमी को कुचलते हैं। 2023 में आईएमएफ की शर्तों के कारण पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 400 रुपये प्रति लीटर से भी ऊपर पहुंच गई। बिजली दरों में 3 गुना वृद्धि हुई। आईएमएफ का कर्ज आम आदमी की जिंदगी को और कठिन बना देता है। रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जाती हैं, नौकरियां कम होती हैं और गरीबी बढ़ती है। आईएमएफ से कर्ज लेना एक लत बन चुकी है। हर बार पाकिस्तान अस्थायी राहत लेता है मगर स्थायी सुधार नहीं करता। जब तक टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा और सैन्य खर्च नियंत्रित नहीं होगा, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। हर कर्ज सिर्फ अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं होता, ये एक राजनीतिक हथकड़ी भी होती है। आईएमएफ की शर्तों पर देश को अपनी नीतियां बदलनी पड़ती हैं, चाहे वो बजट हो, रक्षा नीति हो या विदेशी संबंध। ये 23 बार पाकिस्तान आईएमएफ के सामने झुका है। हर बार उसकी रीढ़ थोड़ी और झुकी है और हर बार उसका आत्मविश्वास, उसकी संप्रभुता और उसकी जनता को कीमत चुकानी पड़ी है। आईएमएफ सिर्फ पैसे नहीं देता, वो देश की नीतियों पर नियंत्रण भी चाहता है और ये नियंत्रण आता है शर्तों के नाम पर। ऐसी शर्तें जो किसी देश की अर्थव्यवस्था से लेकर उसके संविधान तक को प्रभावित कर सकती हैं। आईएमएफ की पहली मांग होती है, रुपये का अवमूल्यन करो। कहते हैं निर्यात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा आएगी, मगर हकीकत ये होती है देश की मुद्रा की ताकत टूट जाती है। पाकिस्तान में साल 2018 से 2023 तक रुपया 100% से अधिक अवमूल्यित हुआ, यानी जो डॉलर पहले 120 रुपये का था वो 250 से भी ऊपर पहुंच गया। आईएमएफ कहता है पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली पर दी जा रही सब्सिडी खत्म करो। कहता है ये घाटा बढ़ाता है, मगर असल में आम आदमी की कमर टूट जाती है। आईएमएफ चाहता है सरकारें टैक्स बढ़ाएं, मगर वो टैक्स अक्सर गरीब और मध्यम वर्ग से वसूला जाता है, जैसे बिक्री कर, पेट्रोल टैक्स, बिजली शुल्क। पाकिस्तान में जनरल सेल्स टैक्स 19% तक पहुंच गया, जबकि करोड़पति व्यापारियों और फौज पर टैक्स लगाना आज भी असंभव है। आईएमएफ चाहता है बजट घाटा कम हो। इसके लिए सरकारों को कहा जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे सामाजिक खर्चों में कटौती करो। आईएमएफ की एक बड़ी मांग होती है सरकारी कंपनियों को बेचो। इससे तात्कालिक पैसा तो मिलता है, मगर लंबे समय में देश की संपत्ति विदेशियों के हाथों चली जाती है। जैसे स्टील मिल्स, एयरलाइंस, बैंक सब धीरे धीरे बिक गए। मगर क्या देश समृद्ध हुआ? नहीं। आईएमएफ कहता है हम आर्थिक स्थिरता लाते हैं, मगर असल में वो देश की नीतियों को रिमोट कंट्रोल से चलाता है। वही अर्जेंटीना, आईएमएफ की शर्तों के खिलाफ जनता सड़कों पर। श्रीलंका, 2022 में आर्थिक संकट के बाद राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। पाकिस्तान, हर बार कर्ज के बाद सियासी अस्थिरता। आईएमएफ शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, मगर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी पैदा करता है। ये आर्थिक नीति नहीं बल्कि आर्थिक नियंत्रण है, जिसे भू राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आईएमएफ की शर्तें
बाहर से कर्ज लगती हैं मगर अंदर से नियंत्रण की जंजीरें होती हैं। हर डॉलर के साथ देश अपनी नीति, बजट और स्वतंत्रता गिरवी रख देता है, और जब तक ये चक्र टूटेगा नहीं तब तक कोई देश असली आज़ादी नहीं पा सकता। जब आईएमएफ पाकिस्तान को खर्च कम करने की सलाह देता है तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और सब्सिडी में कटौती होती है। मगर एक खर्च ऐसा है जो कभी नहीं घटता, पाकिस्तान की सेना का बजट। 2023 का बजट आपकी रक्षा 145 अरब रुपए, आसाद का आजाद है। शिक्षा केवल 38 अरब रुपए, स्वास्थ्य केवल 20 अरब रुपए। पाकिस्तान अपने सबसे ज्यादा पैसे हथियारों और फौज पर खर्च करता है, जबकि देश की असली जरूरत पढ़ाई, इलाज और रोजगार पर सबसे कम। आईएमएफ बार बार कह चुका है, अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो सैन्य खर्च कम कीजिए, मगर पाकिस्तान की सेना और उसके जनरल्स कभी भी ये कटौती स्वीकार नहीं करते। 2019 में आईएमएफ ने सैन्य बजट में कटौती का सुझाव दिया था, मगर इमरान खान सरकार ने उल्टा सेना का बजट बढ़ा दिया। पाकिस्तान की सेना सिर्फ रक्षा नहीं करती, वो कारोबार भी करती है। फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट जैसे संगठनों के जरिए सेना की हजारों कंपनियां चलती हैं, जिनका अरबों डॉलर का टर्नओवर होता है, मगर इन पर न कोई टैक्स न कोई ऑडिट। जब चीन ने पाकिस्तान में CP1 शुरू किया तो वहां भी सेना को ही निगरानी दी गई। पोर्ट, सड़क, रेलवे, हर जगह फौज का नियंत्रण। आईएमएफ कहता है, निजीकरण करो, मगर पाकिस्तान में निजी से ज्यादा सैन्यकरण हो रहा है। पाकिस्तान की हर सरकार सेना के दबाव में काम करती है। कई बार आईएमएफ की शर्तों को लागू करना सरकार चाहती है, मगर सेना नहीं मानती, और अंत में आईएमएफ का भरोसा भी टूट जाता है। 2023 में आईएमएफ ने साफ कहा, हमारे सुझावों पर राजनीतिक सहमति नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संकट है कम टैक्स संग्रह, और इसका एक बड़ा कारण है सेना, उसके रिटायर्ड अफसर और उनसे जुड़े उद्योगों को टैक्स से छूट मिलना। आईएमएफ से हुए कई समझौते पाकिस्तान ने खुद तोड़े, क्योंकि जैसे ही सेना को घाटा महसूस हुआ या पेट्रोल की कीमतें बढ़ीं, सरकार ने फैसले बदल दिए। आईएमएफ ने कई बार भरोसा तोड़ने के बाद कड़ी शर्तें लगानी शुरू की। पाकिस्तान में आईएमएफ की सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि सेना है। जब तक रक्षा खर्च, टैक्स छूट और सैन्य कारोबारों पर नियंत्रण नहीं होगा, पाकिस्तान कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। आईएमएफ सिर्फ पैसे देता है, मगर सही दिशा में फैसले लेने की ताकत फौज के हाथ में है, और वहीं से पाकिस्तान की सारी आर्थिक विफलता शुरू होती है। आईएमएफ को कई लोग सिर्फ एक बैंक समझते हैं, मगर असल में यह एक भू राजनीतिक उपकरण है, और इस उपकरण के पीछे सबसे ताकतवर हाथ होता है अमेरिका का। आईएमएफ में हर देश का वोट उसकी आर्थिक ताकत के अनुसार तय होता है, और सबसे ज्यादा वोट अमेरिका के पास हैं। सांख्यिकीय विवरण: कुल वोटिंग अधिकार 100% अमेरिका के पास, 16.5% चीन, 6.4% भारत, 2.7% पाकिस्तान। केवल 0.3% आईएमएफ में कोई भी बड़ा फैसला तभी होता है जब उसे 85% समर्थन मिले। इसका मतलब अमेरिका अकेला ही किसी भी फैसले को रोक सकता है, और यही बनाता है आईएमएफ को अमेरिका की विदेश नीति का हथियार। हर बार जब पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज मिला तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ था। सन 1978 पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज तब मिला जब अमेरिका को अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव रोकना था। सन 2001 आईएमएफ डील तब क्लियर हुई जब पाकिस्तान अमेरिका का आतंक के खिलाफ युद्ध में साथ देने को तैयार हुआ। सन 2023 आईएमएफ कर्ज फंसा था, मगर अचानक तब मंजूर हुआ जब अमेरिका ने पाकिस्तान की सेना से कूटनीतिक मेल मुलाकातें तेज कीं। जब पाकिस्तान अमेरिका के पक्ष में होता है, आईएमएफ नरम रवैया दिखाता है। जब पाकिस्तान चीन, रूस या ईरान से नजदीक होता है, आईएमएफ सख्त शर्तें लगाता है। कई बार आईएमएफ के आर्थिक सलाहकार वास्तव में अमेरिकी खुफिया नेटवर्क का हिस्सा माने जाते हैं। वो देश के फाइनेंशियल सिस्टम को भीतर से समझते हैं और फिर अमेरिका को रिपोर्ट करते हैं। विकीलीक्स खुलासा: आईएमएफ डेलीगेशन पाकिस्तान में आईएसआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री से अलग अलग गुप्त मीटिंग कर रही थी। आईएमएफ के जरिए अमेरिका एक ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहता है जो कभी आत्मनिर्भर ना हो, ताकि जब भी जरूरत हो उसे अपनी मर्जी से मोड़ा जा सके। आईएमएफ एक तरफ कहता है बजट संतुलित करो, दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य मदद देता है
जो कभी फौज के खर्च को कम नहीं होने देती। यानी आईएमएफ से कर्ज लेकर अमेरिका की बनाई फौज के लिए पैसा जुटाओ। आईएमएफ एक आर्थिक संस्था है, मगर इसके पीछे रणनीति है नियंत्रण की। और पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिसकी विदेश नीति, फौज और अर्थव्यवस्था में अमेरिका की गहरी घुसपैठ है, वो इस जाल से कभी बाहर नहीं निकल सकता। जब तक आईएमएफ के हर डॉलर के पीछे अमेरिका की मर्जी रहेगी, पाकिस्तान को आत्मनिर्भरता सिर्फ एक सपना ही लगेगा। कर्ज आईएमएफ से लिया जाता है, मगर कीमत चुकाती है पाकिस्तान की आम जनता। हर डील के साथ आती हैं ऐसी शर्तें जो अमीरों को छोड़ती हैं और गरीबों को तोड़ देती हैं। पाकिस्तान में हर बार आईएमएफ डील की पहली शर्त होती है, सब्सिडी खत्म करो। फिर चाहे वो बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो या आटा चावल। चाहिए चाकत से गैस की कीमतें 300% तक बढ़ीं। बिजली बिलों में दोगुनी बढ़ोतरी, पेट्रोल के दाम हर महीने आसमान छूते। आईएमएफ की नीतियों के बाद महंगाई ऐसी बढ़ी कि रोटी, दाल, दूध और सब्जी तक मध्यम वर्ग और गरीब के लिए सपना बन गए। मध्यम वर्ग और 2021 लगभग 9% 2022, 13% 2023। आईएमएफ डील के बाद लगभग 33%, 3 दशक की सबसे ज्यादा महंगाई आईएमएफ डील के बाद आई। जब आयात पर टैक्स बढ़ता है और रुपए की कीमत गिरती है तो कारखाने बंद होते हैं, नौकरियां जाती हैं। टेक्सटाइल सेक्टर, हजारों कारखाने बंद, मोबाइल असेंबली यूनिट्स, उत्पादन ठप। रिटेल सेक्टर, महंगाई से ग्राहकी गायब। आईएमएफ कहता है बजट कट करो, सरकार कहती है ठीक है, और सबसे पहले स्कूलों का फंड घटा देती है। अस्पतालों की दवाइयां बंद हो जाती हैं, डॉक्टर और टीचर हड़ताल पर चले जाते हैं। आईएमएफ की शर्तों से उपजी महंगाई ने लोगों को न सिर्फ गरीबी में धकेला, बल्कि उन्हें जीने की इच्छा तक छीन ली। 5 बच्चों की मां ने महंगाई से तंग आकर जहर खाया। बिजली बिल भरने में असमर्थ युवक ने आत्महत्या की। बेरोजगारी से परेशान छात्र ने चाकू लेकर दुकान लूटी। जब लोग आईएमएफ डील के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार उन पर लाठीचार्ज करती है, क्योंकि आईएमएफ से कर्ज पाने के लिए सरकार को दिखाना होता है कि देश स्थिर है। आईएमएफ से कर्ज लेकर पाकिस्तान की सरकारें अपनी कुर्सी बचाती हैं, मगर उसकी कीमत वो लोग चुकाते हैं जो रोज रोटियों के लिए संघर्ष करते हैं। यह कोई आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक त्रासदी है। और जब तक ये सिस्टम चलेगा, पाकिस्तान का आम नागरिक कभी सस्ता दूध नहीं देखेगा, कभी सस्ती बिजली नहीं पाएगा, सिर्फ महंगे सपने ही देखेगा। अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान की हालत कितनी खराब है, सवाल ये है क्या इससे बाहर निकलने का रास्ता है? क्या आईएमएफ के इस जाल से पाकिस्तान कभी आजाद हो सकता है? इसका जवाब और सारे समाधान हम आपको बताएंगे हमारे अगले वीडियो में। तो इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भारत पल्स लाएगा आईएमएफ से बाहर निकलने का पूरा ब्लूप्रिंट, सच, रिसर्च और हिम्मत के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।